अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड एंड yesterday we discussed about international organization and its importance. Now today our topic is evolution of United Nations Organization. This is our topic. पहले हम इसके evolution के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि evolution का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वजूद में आई। एकदम से ये आइडिया नहीं आया कि यूएन कैसे बना। अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। After the First World War, world invested in international organization to resolve conflicts. जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमारे पूरे वर्ल्ड को लगने लगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इनको डिस्कस करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका और रशिया के बीच में लड़ाई हुई तो न्यूक्लियर बम एक दूसरे के ऊपर डाल दे, नहीं, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बैठ कर लोग बात कर सकें। तो उसकी वजह से जो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है कि लीग ऑफ नेशंस, यानी कि लीग ऑफ नेशंस बॉर्न हुई, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की तरह ये लीग ऑफ नेशंस थी। डियर स्टूडेंट्स, after the end of First World War, 1919, League of Nations was formed. Especially this organization was formed by the President of USA and the Prime Minister of Britain. ठीक है? So League came into existence in 1919. That was the fun. That was the purpose of League. The main purpose of League was to maintain peace. The main purpose of League was to maintain cooperation throughout the world and to avoid Second World War. But unfortunately, League was failed. Unfortunately, League was failed to maintain peace, to avoid Second World War. What happened after 1940s? Both leaders came in front of each other and they discussed with each other. Let us see what were the drawbacks of League. Why League failed? This is make an international organization which will be more powerful than the League of Nations, which will control the avoid of Third World War, which will try to solve freedom to the people of the world, which will try to eradicate of poverty throughout the whole world. Which will try to fight against diseases. Let us make an organization which will help us to maintain a peaceful, which will help us to maintain a world which is precious, which is peaceful, where there is no threat. So far, this purpose in 1941, again, President of Roosevelt of USA and the Prime Minister of Churchill of Britain, they emphasized the importance of world organization. We should fulfill the basic necessities of mankind. And the purpose of their meeting was, the main motives of their meeting was, and the first part is, this is the purpose, these are the main motives of the meeting. One is
freedom of speech and expression. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज, ये दोनों लीडर फिर से जब लीग फेल हो जाती है, जो कि बनाई गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने के लिए, दुनिया में अमन अमान को कायम करने के लिए जितने भी ममालिक हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा, उसको पीसफुली सॉल्व करने के लिए जब ये लीग नाकाम हुई, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर से 39 ऑनवर्ड्स जन्म लिया, तो दोनों लीडर जो थे फिर से सामने आ जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पर और कहते हैं कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो लीग से ज्यादा पावरफुल हो, जो लीग से ज्यादा ही बेहतरीन साबित हो। तो उन्होंने कुछ मुद्दे डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कहा कि दुनिया में जितने भी स्टेट्स हैं, they should be having freedom of speech and expression. हर किसी मुल्क को, हर किसी स्टेट को ये हक मिलना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, बोलने की आजादी, अपने ख्यालात को इजहार करने की आजादी, ठीक है। एंड द सेकंड इज फ्रीडम ऑफ वर्शिप, यानी कि हर किसी मुल्क को ये हक दिया जाए कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ वर्शिप हो, वहाँ पे लोगों को यह हक दिया जाए कि अपने आप मुताबिक, अपने मन के मुताबिक अपनी वर्शिप आप कर सकते हैं, यानी कि इबादत कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी। हर पूरी मुल्क में हम गुर्बत का खात्मा करें, गरीबी से लड़ें, और खासकर इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही रहे कि जो भी पुअर कंट्रीज हैं इनको हेल्प मिले अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडर दिस अम्ब्रेला। एंड फोर्थ इज फ्रीडम ऑफ फियर, और खासकर तमाम कंट्रीज को इस चीज की आजादी मिले कि वो खौफ न खाए, उन्हें किसी से खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको हर वक्त उनकी मदद के लिए सामने तैयार होगी। तो उनकी किसी से भी डरना नहीं है। हमने देखा कि 1991 में क्या हो जाता है, जब गुल्फ वॉर स्टार्ट हुआ तो कुवैत ने हेल्प के लिए किस तरह से 34 कंट्रीज जो हैं यूनाइट हुई। दे डिफीटेड इराक यूनानिमसली अंडर द शेडो एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएनओ, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो छोटे से छोटे मुल्क के लिए भी कुछ न कुछ करें और उसको खौफ से निजात दिलाएं। इसी तरह से इनके ये मोटिव्स थे। इन कनेक्शन विद दीज फ्रीडम्स दे इशू द चार्टर ऑफ राइट्स, तो यही जो इशू सामने थे, उन्होंने ये 4 खास कर मुद्दे सामने रखे, उस पर डिस्कशन किया कि जो नई ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे उसको इन पर काम करना होगा। तो वहाँ पे एक चार्टर ही साइन किया, यानी कि चार्टर ऑफ राइट्स, जिसको हम चार्टर ऑफ एटलांटिक भी कहा जाता है, चार्टर ऑफ एटलांटिक। They passed it, signed it on 1st January 1942, 1st January 1942, ठीक है। This charter was signed by it and 26 nations. इन मुल्कों के अलावा और भी 26 मुल्क थे जिन्होंने इस चार्टर को साइन किया, एटलांटिक चार्टर को साइन किया, चार्टर ऑफ राइट्स को साइन किया 1942 में।
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, इस चीज को आगे बढ़ते हुए लिखा कि नहीं, इस पे भी हमें सॉवरेनिटी देनी है। हर मुल्क जो है वो आजाद हो, हर मुल्क जो है उसके लिए अलग सी पहचान हो, हर मुल्क जो है कोशिश करे कि अगर उसके किसी मामले में किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई तजाद है तो वो दे शुड ट्राई टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट पीसफुली। तो ये सारे इश्यूज सामने रखते हुए 1943 में क्या होता है, मॉस्को डिक्लेरेशन एक पास की जाती है। मॉस्को डिक्लेरेशन में यहाँ पे यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर, चाइना, they issued the declaration known as Moscow Declaration. तो ये 1943 में चूंकि मॉस्को डिक्लेरेशन पास हो जाती है, इन्हें ये काम 1940 से लेकर 1945 तक चलता रहा। कभी इनकी मीटिंग जो है, कभी उन्होंने एटलांटिक चार्टर किया, कभी उन्होंने मॉस्को डिक्लेरेशन किया। असल में मकसद इन कंट्रीज का यही था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में लाए जो बहुत ही पावरफुल हो, जो पीस के लिए काम करे, कोऑपरेशन के लिए काम करे, जो दुनिया में अमान कायम करने में सब स्टेट्स की मदद करे, और जो तमाम दुनिया के मुतालबात है उनको सुने, जो तमाम दुनिया के फितने फसाद हैं या प्रॉब्लम्स है, इनको पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करें। और फाइनली यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म इसी तरह से होता है, and it was San Francisco in USA where 51 countries they signed the charter of UNO, United Nations Organization. So finally, they started functioning on 24 October 1945. हम अक्सर कहते हैं कि UND 24 अक्टूबर 1945, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि UNO ने काम करना शुरू किया, और उस वक्त UNO जो है उस वक्त 51 कंट्रीज जिन्होंने इस चार्टर को साइन किया। प्रेजेंटली द नंबर इज 193. Presently the number is 193. So the whole world is the member of UNO. It is the biggest organization throughout the whole world. Okay, Allah Hafiz.